हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 12 का नेक्स्ट पार्ट। तो इससे पहले के पार्ट में हमने देखा था कि विद्युत किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, बराबर। विद्युत किसी चालक तार में कैसे प्रवाहित होगी, और उसके बाद हमने कुछ विद्युत के जो साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उसके बारे में हमने देखा। फिर उसमें जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध को हम किस तरीके से बिठाते हैं उसके बारे में हमने देखा। ओम का नियम हमने समझा। ओम का नियम में हमने क्या देखा था कि कोई भी चालक तार में विद्युत धारा जो प्रवाहित होगी वो, और उसमें दो सिरों के बीच में जो विभवांतर होता है वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, बराबर। ये तो हमने देख लिया था। तो इससे पहले एक और हमने देखा था जिसमें श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में, बराबर। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या था कि अगर जितने भी इसमें प्रतिरोध होंगे एक के बाद एक इस तरीके से हम किस में रखेंगे उसको, श्रेणी में, बराबर। तो अब का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, समांतर क्रम के बारे में, बराबर। तो अब जैसे उसमें हमने क्या देखा था कि जो भी प्रतिरोध होंगे एक इधर फिर इधर एक दूसरे के साथ में क्या श्रेणी में लगे होंगे, तो वो था हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। तो अब दूसरा हमारा टॉपिक क्या होगा, तो हमारा होगा समांतर क्रम संयोजन। तो इसी में हमें देखना है कि दीपावली में जो भुगभुगा लाइट है उसको किस तरीके से रखाया जाता है, और घर का जो हमारा बोर्ड वगैरह है उसमें किस तरीके से प्रतिरोध रखा जाता है, बराबर। तो ये सब हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक क्या है, समांतर क्रम संयोजन। तो इस समांतर क्रम संयोजन का मतलब, पहले इसका परिभाषा किस तरीके से बनाओगे, तो जब किसी परिपथ में प्रतिरोधों को एक दूसरे के समांतर रखा जाए, बराबर, प्रतिरोधों को एक दूसरे के समांतर रखा जाए, तो उस परिपथ के संयोजन को हम क्या बोलेंगे, समांतर क्रम संयोजन या तो पार्श्व क्रम संयोजन। ओके, क्या बोलेंगे इसको, पार्श्व क्रम संयोजन। तो ये जो पार्श्व क्रम संयोजन होगा, इस संयोजन में देखो एक चीज तुम गौर करना कि यहां से देखो, ये मान लो इधर से हमारा एक मिनट, जो हमारा विद्युत धारा प्रवाहित होगा इधर, बराबर, ये विद्युत धारा की दिशा है, बराबर। इसके बारे में चर्चा कर ही लिए थे कि इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो होगा पर विद्युत धारा की दिशा उसकी उल्टी होती है। तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन जाएगा, पर इलेक्ट्रॉन यानी विद्युत धारा जो जाएगा, जब यहाँ से विद्युत धारा जाएगा, ये विद्युत धारा की दिशा है, तो इस दिशा में गौर करो तो विद्युत धारा को जाने के लिए तीन अलग अलग रास्ते हैं, बराबर, तीन अलग अलग रास्ते होंगे। ओके, तो अब इन रास्तों में क्या हुआ, चलो फ्रेंड्स, तो थोड़ा मैं कॉल आ गया था। तो इसमें देखो, तो यहाँ पे जब अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, बराबर, तो विद्युत धारा यहाँ से जाएगा, पर इधर से देखो तीन रास्ते में बढ़ जाएगा, बराबर। पर लेकिन यहाँ से जो वोल्टेज होगा, इधर से जो वोल्टेज जा रहा है वही वोल्टेज वहाँ तक रहेगा। क्योंकि अब ये किस तरीके से, तो इसमें जब चेक किया गया तो इसमें देखा गया, जब वोल्ट मीटर लगाए तो वोल्ट मीटर में ये नोटिस किया गया कि जो वोल्ट मीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो उसका जो एक वोल्टेज है तो एकदम परफेक्ट था, एकदम बराबर था, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा था। तो इससे ये पता चलता है कि जब हम समांतर क्रम संयोजन करेंगे या प्रतिरोधों को समांतर क्रम लगाएंगे तो इसमें ये तो फिक्स है कि जब यहाँ से ये वोल्टेज जाएगा तो यहाँ इस जगह पे वोल्टेज और इस जगह पे वोल्टेज, दोनों जगह के वोल्टेज में उतना कुछ खास परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, बराबर। पर लेकिन विद्युत धारा देखोगे तो हर अलग अलग रास्ते में बढ़ जाएगी। तो R1 प्रतिरोध के लिए I1 विद्युत धारा, R2 प्रतिरोध के लिए I2 विद्युत, इसके लिए विद्युत धारा, और R3 के लिए I3 विद्युत धारा। तो इस तरीके से हर एक प्रतिरोध के लिए एक सेपरेट विद्युत धारा यानी कि एक इलेक्ट्रिक करंट जो है मिलेगा इसको, बराबर। ओके, पर लेकिन इसमें है कि वोल्टेज देखो इक्वल रहेगा, ये चीज़ याद रखना। तो अगर हम इसमें बात करें कि इसका कुल विद्युत धारा यानी टोटल, अगर हम I की बात करें तो टोटल I हमारा किसके बराबर होगा, तो इसमें देखो तीन छोटे छोटे I होंगे, जितने प्रतिरोध उतने I। तो इसमें तीन I है, इसका मतलब हमारा I का जो टोटल I किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इसके बराबर होगा। यानी जितने भी इसमें विद्युत धारा होंगे या विद्युत धारा का जो परिपथ होगा, ये दिशा हर अलग अलग दिशा में ये बट जाएगी, बराबर। इससे देखो एक फायदा ये भी है कि अगर बाई चांस इसमें कोई मिस्टेक होता है तो ये वाला ये चालू हो जाएगा, इसमें कोई मिस्टेक होगा ये दोनों चालू रहेंगे। तो ये चीज़ है, उसको भी डिस्कस करेंगे अभी। तो जैसे देखो इसमें तो टोटल प्रतिरोध जो हम टोटल विद्युत धारा किसके बराबर होगा, तो इसमें देखो एक ये वाला दिशा जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, तो इन तीनों दिशाओं के या तीनों विद्युत धाराओं के योग के बराबर होगा, बराबर। ओके, तो अगर हम इसी में ओम का नियम लगा के अगर सॉल्व करें, क्योंकि देखो हमें इसमें प्रतिरोधों के बारे में जानना है, बराबर, जिस भी तरीके से हमें प्रतिरोध की वैल्यू मिले उस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो फिलहाल देखो हमने ओम का नियम देखा था, तो ओम के नियम के आधार पर क्या था, ओम का नियम, तो ओम का नियम क्या कहता है भाई, तो
V बराबर आई आर, यही था ओम का नियम, बराबर। V बराबर आई आर, बराबर। तो इसमें अगर हमें I निकालना है तो R को उस साइड ले जाओ, है ना। तो R को अगर उस साइड ले आओगे तो हमारा I किसके बराबर होगा, V अपॉन R के बराबर होगा, क्योंकि देखो R यहाँ मल्टीप्लाई में था, इस साइड ले आओगे तो इसके डिवाइड में हो जाएगा, ऊपर था यहाँ नीचे आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बराबर। तो I इक्वल टू वी आर, ये हमारा ओम के नियम के अनुसार फॉर्मूला बनेगा, बराबर। पर अगर हम बात करें हर एक विद्युत धाराओं के लिए, बराबर, I1, I2, I3 विद्युत धाराओं के लिए, तो इन विद्युत धारा में एक चीज़ याद रखना कि वोल्टेज तो कोई कभी भी चेंज नहीं होगा, बराबर। वोल्टेज जितना इधर है उतना इधर भी रहने वाला है, तो वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बराबर। जैसे देखते हैं इधर, अब सपोज करते हैं हम I1 विद्युत धारा अगर हमें निकालना है, बराबर। I1 विद्युत धारा के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो देखो फॉर्मूला हमारा क्या, V अपॉन R है, तो वोल्टेज में तो कोई चेंजेस नहीं, इसको V ही रहने दो। और यहाँ पे R के बारे में, R हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला वाला है तो R1 हो जाएगा, बराबर। फिर उसके बाद अगर हम I2 की बात करें, I2 किसके बराबर होगा, V अपॉन R2 के बराबर होगा, है ना। और बात करें अगर हम I3 के लिए, तो I3 हमारा किसके बराबर होगा, तो I3 हमारा होगा V अपॉन R3 के बराबर होगा, बराबर। यही है फॉर्मूला। तो इन तीनों को हम नाम दे देते हैं भाई कि ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा, बराबर, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ओके, एक मिनट, इसको 3 नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम दे देते। देखो ये हमारा 2 हो जाएगा, इसको हम 3 नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। इन तीनों इक्वेशन का यूज़ करके हम ये कि इसमें वो ये R मतलब होगा प्रतिरोध जो होगा कितना होगा, उसके बारे में हम डिनोट या निकाल सकते हैं कितनी वैल्यू होगी इसकी। देखो जैसे अभी हमें क्या करना है, इन तीनों समीकरण का यूज़ करना है, बराबर। इन तीनों इक्वेशन 1, 2 और ये 3, इन तीनों इक्वेशन का यूज़ करके हम क्या बता सकते हैं, देखो। तो अगर हम बात करें I की, तो I यानी टोटल I, ये रहा, इसका यूज़ करो। तो टोटल I हमें क्या देगा भाई, देखो इधर, तो I हमें क्या देगा, तो V अपॉन R की वैल्यू देगा, V अपॉन R। और I1 की बात करें, I1 हमें क्या देगा, V अपॉन R1 की वैल्यू देगा, तो V अपॉन R1। फिर I2 हमें क्या वैल्यू देगा, तो V अपॉन R2, V अपॉन R2, बराबर। I3 हमें किसकी वैल्यू देगा, तो V अपॉन R3। आई होप समझ में आ रहा होगा तुम्हें, बराबर। देखो तो अब यहाँ अगर ध्यान दो तो V सब में सेम है। अगर हम इधर से V कॉमन निकालते हैं, देखो अगर हम V इस साइड में कॉमन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर 1 अपॉन R1, इस साइड 1 अपॉन R2, इस साइड 1 अपॉन R3। देखो सब में V था, V हमने बाहर निकाल दिया, इस तरीके से हो जाएगा। अब V को अगर इस साइड लाओगे, यहाँ देखो ऊपर है मल्टीप्लाई में, यहाँ लाओगे तो डिवाइड में हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये V और ये V कट जाने वाला है, सिंपल सी बात है, बराबर, क्योंकि नीचे लाओगे तो कट जाएगा। तो यहीं पे डायरेक्ट काट देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन R बराबर क्या होगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, बस मिल गया हमें। प्रतिरोध कैसा होगा कि इसमें जो हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा, यानी कि जो ये प्रतिरोध टोटल प्रतिरोध कह लो, तो ये टोटल प्रतिरोध किसके बराबर होगा, तो इसमें जितने भी प्रतिरोध का यूज हो रहा है उसका व्युत्क्रम यानी कि उसका 1 के अपॉन में वैल्यू अगर हम लेंगे, बराबर, यानी ये हमें टोटल R किसके बराबर मिलेगा, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 के बराबर मिलेगा, बराबर। तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो, अब जैसे हमने उसमें क्या देखा, श्रेणी क्रम में क्या देखा था, श्रेणी क्रम में था कि R बराबर था R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा ही कुछ था, है ना। और समांतर क्रम में क्या है, इस तरीके से। तो इसमें गौर करो, देखो अगर हम इसकी टोटल R की बात करें, बराबर, श्रेणी क्रम में अगर बात करें तो टोटल R जो होगा वो फिक्स है कि इनमें किसी एक की बात करोगे ना उससे ज़्यादा ही होगा, है ना। टोटल R जो होगा वो ज़्यादा होगा, है ना। टोटल R क्या होगा, इनके हर प्रतिरोध, किसी भी एक प्रतिरोध को लोगे ना उससे ज़्यादा ही होने वाला है। अगर मान लो टोटल R इनका होता है कि जस्ट एज्यूम करो कि पहला है 5, दूसरा है 15, तीसरा है 25, बराबर, तो टोटल कितना हो जाएगा, हमें टोटल निकालना है ना, तो सबको जोड़ जाड़ दो, तो 25, 35, 30, 40, 45, तो हमारा टोटल R कितना मिला, 45, बराबर। और ये 45 देखो इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, यानी ओवरऑल अपने छोटे छोटे पार्ट से तो ज़्यादा ही होने वाला है। तो जब भी श्रेणी क्रम लगाओगे तो इसमें प्रतिरोध ज़्यादा लगेगा, बराबर। और अगर इसकी बात करें समांतर क्रम में, समांतर क्रम में इसका उल्टा होगा। कैसे उल्टा होगा, क्योंकि वैल्यू अपॉन में है,
तो अगर कोई चीज़ जैसे मान लो अगर इस यही क्वेश्चन को अगर इसमें एज्यूम करो तो कैसा होगा 1/5, 1/15, 1/25, 25। तो देखो इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना वैल्यू बनेगा, तो 5, 15, 25 का एलसीएम निकालो। तो फिलहाल निकालो ना यहाँ पे 5, 15, 25, 5 से कटेगा एक बार में, 3 बार में, ये 5 बार में, फिर इसको 5 से काटो, ये इसको 3 से काटो, बराबर। 5, 5, 25, 25, 75, 75 एलसीएम मिलेगा, सबको 75 लाना होगा। तो 75 लाओगे तो इसको 75 लाने के लिए कितने से गुणा करोगे, तो इसको 15 से गुणा करोगे, तो 15 ऊपर भी जाएगा। इस साइड 15 को 75 बनाने के लिए कितने से गुणा करोगे, 5 से गुणा करोगे, 15 × 5 = 75। तो 5 ऊपर भी गुणा करोगे, बटे में 75 आ जाएगा। 25 को 75 बनाने के लिए 3 से गुणा करोगे, तो ऊपर 3 से गुणा करोगे और नीचे भी 75, टोटल 75 आ जाएगा, है ना। देखो ये मैथ का है, इसमें फटाफट तुम्हें ऐसे समझा देता हूँ। तो देखो ये 15, 5, 20, 3, 23, 23/75 हो जाएगा, बराबर, ये वैल्यू मिलेगा। तो ओवरऑल जब भी वैल्यू निकालोगे ना पॉइंट में समथिंग वैल्यू आएगा। अब पॉइंट में अब जितना आएगा उससे अपने को कोई लेना देना नहीं, फिलहाल ऐसे समझ जाओ, जब इसका हम न्यूमेरिकल करेंगे तब समझेंगे। अभी खाली इसको तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जितना भी होगा इतना तो है कि 0 पॉइंट समथिंग होगा, बराबर, क्योंकि हमें 75 से उसको भाग देना है, तो इतना तो कंफर्म है कि 1 से तो नीचे ही आने वाला है। तो 0 और समथिंग 2 या 5 जो भी हो। और इनका देखो एक था 5 का, एक था 15 का, एक था 25 का, पर इसका जो टोटल आ रहा है वो कैसा था, 0 पॉइंट में आया। तो इसका मतलब इसमें जो समांतर क्रम में प्रतिरोध लगाओगे तो उसके प्रतिरोध की वैल्यू क्या होगी, डाउन होगी, कम होगी, है ना। इनके किसी एक के मुकाबले ये कैसा होगा, इससे कम होगा। तो इसका मतलब ये पता चलता है कि जो हमारा समांतर क्रम संयोजन होगा उसमें प्रतिरोध ना के बराबर समझने लगेगा, है ना। प्रतिरोध की संख्या अपने छोटे छोटे पार्ट से, अपने अपने जो पार्ट होंगे उस पार्ट से कम टोटल प्रतिरोध होगा इसका, है ना। तो इसमें ये फायदा हो जाता है। तो अगर गौर करो तो ये जो श्रेणी क्रम है ना, इसमें प्रतिरोध तो ज़्यादा हो रहा है। ऐसी जिन भी चीज़ों में हमें ऊष्मा उत्पन्न करानी है, बराबर, जिन चीज़ों में हमें ताप मतलब किसी भी विद्युत का तापीय प्रभाव, यानी तापीय प्रभाव किस में होगा, जैसे विद्युत ये गर्म होगा, है ना। एक मिनट इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका जो टोटल आर होगा समांतर क्रम वाले का टोटल आर, तो इसका टोटल आर कैसा होगा, कम होगा, बराबर, अपने खुद के पार्ट से कम होगा। तो अब देखो जैसे कि विद्युत इस्त्री हो गया, या दूसरा किस में बात कर सकते हैं, जो भी चीज़ें गर्म, हीटर वगैरह ले लो, ओवन ले लो, इन सब में अगर देखो इस्त्री वाली इस्त्री नहीं है, प्रेस करने वाली, हीटर, ओवन, तो ये सब चीज़ें जो है इसमें हमें क्या करना होता है, विद्युत को ऊष्मा में बदलना होता है, बराबर। तो ऐसे चीज़ों में हमें क्या चाहिए होगा कि प्रतिरोध जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगे, बराबर। तापीय प्रभाव जब बताऊंगा तब इसमें समझाऊंगा क्या चीज़ है। तो फिलहाल इतना समझ जाओ कि जिसमें ज़्यादा प्रतिरोध लगेगा उसमें गर्मी भी ज़्यादा देगी, बराबर। तो इसमें गर्मी ज़्यादा लाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें ये श्रेणी क्रम संयोजन का यूज़ करते हैं। पर श्रेणी क्रम संयोजन में एक खराबी ये हो जाती है, देखो इसमें चलो प्रतिरोध तो ज़्यादा होगा, ओवरऑल प्रतिरोध ज़्यादा है, इसका मतलब गर्मी ज़्यादा देगा। पर इसकी एक खराबी ये हो जाती है कि अगर इसमें कोई भी एक छोटी सी मिस्टेक हुई, बराबर, मान लो जैसे, क्योंकि ये एक लाइन टू लाइन लगे हुए हैं, इस तरीके से मान लो लाइन टू लाइन लगे हैं, अगर किसी एक में खराबी हुई, मान लो कि यही वाला बिगड़ गया, तो विद्युत धारा यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, बराबर। तो इसका मतलब ये खराब हुआ तो पूरा परिपथ कैसा हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। एक खराब हुआ तो पूरा परिपथ चौपट। तो इन चीज़ों में फिर ये दिक्कत हो जाता है, फिर अगर इसका फॉल्ट ढूंढने में प्रॉब्लम होता है। अब उसको छोड़ो, वो जो तुम्हारा दीपावली में बुगबुगा लाइट देखे होगे, बस खाली नाम का जो जलता है, तो वो वाली लाइट तुम देखोगे तो उसमें अगर एक लाइट खराब, चाइना वाला लाइट, हाँ चाइनीज़ लाइट, तो वो जो लाइट तुम देखोगे इस तरीके से गुच्छे में लगे होंगे, यहीं पे होगा ना इस तरीके से, कुछ पता नहीं क्या बन रहा है। तो ये जो लाइट है ऐसा, तो इसमें अगर एक लाइट खराब हुआ तो फिर अब पूरा का पूरा वो जो लाइन होगा पूरी की पूरी लाइन ही बंद हो जाती है। फिर अगर उसको तुम ढूंढने जाओ कि क्या इसमें फॉल्ट है तो रह जाएगा तुम्हारा, इसी में कंप्लीट हो जाएगा कि भाई तुम्हारा टाइम खत्म इसी में। तो इसमें देखोगे एक ही से इधर निकला, कितनी सारी लाइटें लगी होंगी और हर लाइटों का अपना अलग अलग प्रतिरोध होगा। तो एक लाइट खराब तो पूरी की पूरी छल्ले जो हैं खराब हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों में यानी श्रेणी क्रम संयोजन में एक दिक्कत ये हो जाता है
कि हमारा फॉल्ट का है वो फॉल्ट ढूंढने में दिक्कत हो जाएगा, बराबर। क्योंकि पूरी की पूरी छल्ले, जैसे देखो चाइना वाली जितनी भी लाइटें देखो तो पूरी की पूरी छल्ले जो है वो बंद हो जाते हैं। तो ये चीज़ हो जाता है इसमें श्रेणी क्रम में, यही एक खराबी हो जाती है श्रेणी क्रम की। बाकी ये है कि हीट ज़्यादा, मतलब ये इसमें प्रतिरोध की वैल्यू ज़्यादा मिलेगा। जहाँ हमें पर्पस होगा हीट की, है ना, जहाँ हमें हीट का पर्पस ज़्यादा होगा वैसी जगह पे हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। पर जहाँ हमें हीट का पर्पस नहीं है वहाँ पे हम क्या करते हैं, समांतर क्रम का यूज़ करेंगे। तो इसमें समझ में आया दीपावली वाला। तो मिस्टेक वही हो जाता है कि एक प्रतिरोध है, कौन सा मिस्टेक हुआ, जैसे मान लो 3 प्रतिरोध है, अगर ये खराब हुआ तो भी बंद, ये खराब हुआ तो भी बंद, ये खराब हुआ तो भी बंद। इसमें कई सारी लाइट की लगी हैं, अब पता नहीं कौन सा खराब है तो कितना ढूंढने जाओगे। मान लो अगर वो फॉल्ट तुम्हें मिल जाता है, फिर चेंज कर दो, उसमें प्रतिरोध वगैरह सब चेंज कर दो तो भले बाद में जलने लगे। ये चीज़ है इसमें। नॉर्मली तुम देखोगे तो जो इसमें यूज़ करते हैं इसमें भी एक देखोगे कई सारे छल्ले लगे होंगे, है ना, तार लपेटे लपेटे होते हैं। अगर ये एक वाला तार का मिस्टेक हुआ तो खाली वही बंद होगा, दूसरा वाला बंद नहीं होगा, है ना। जैसे मान लो इस तरीके से है, एक ये ब्लू वाले में है और एक इसी में लपेटा हुआ है ब्लैक वाला, बराबर। अगर ब्लू वाले का कुछ मिस्टेक होगा तो खाली ब्लू वाला ही बिगड़ेगा, ब्लैक वाले को इसमें कोई असर नहीं पड़ने वाला है ना। तो खाली जिस छल्ले में या तो जिस वायर के साथ जुड़े हुआ बल्ब खराब होगा वही खाली दिक्कत होगा, वो पूरी लाइन खराब हो जाएगी, है ना। तो ये चीज़ है। तो फिलहाल इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि एक प्रतिरोध खराब तो पूरा का पूरा खराब, है ना। इसमें पता भी नहीं चलता है कि कौन सा खराब हुआ है। पर अगर हम बात करें समांतर क्रम की, तो समांतर क्रम में देखो किस तरीके से 3-3 रास्ते दिए हुए हैं, है ना। चाहे जितना, जरूरी नहीं 3-3 है भाई, अब तुम्हारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना चाहो उतना लगाओ। तो अगर मान लो ये वाला प्रतिरोध खराब तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ का I1 खराब होगा ना, ये दो तो अभी बचे, यहाँ से तो विद्युत आराम से जाएगी, है ना। मान लो ये खराब हुआ तो ये दोनों बचे इधर से जाएगी। तो इसमें एक फ़ायदा ये हो जाता है कि समांतर क्रम संयोजन में अगर एक मिस्टेक है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, आराम से बाकी सब चलता रहेगा। अब जैसे हमारे घर का देखो बोर्ड में लगा है, बोर्ड में देखो अगर मैं पंखे वाला बंद करूँ तो खाली पंखा ही बंद होगा, लाइट नहीं बंद होगा, है ना। और अगर कुछ दूसरा है, जैसे मान लो चार्जर वगैरह कुछ लगाया गया है, चार्जर का बंद करूँगा तो ये दोनों चालू रहेंगे, समझ में आ रहा ना। तो ये चीज़ है कि अगर हमने मान लो यहाँ से प्रतिरोध बंद किया, एक्चुअल में मान लो यहाँ का परिपथ टूट गया, हमने बटन बंद किया मतलब इस प्रतिरोध का जो संपर्क था वो टूट गया, तो यहाँ से नहीं जाएगा पर ये दोनों तो जाएंगे ना, तो इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, समझ में। तो कोई डाउट नहीं है। देखो ये सब जो है इसमें हम श्रेणी क्रम और घर का जो हमारा परिपथ है, घर पे जो हमारा बोर्ड लगा होगा, बोर्ड से लेके और हमारा जो भी डिवाइस है, बोर्ड से डिवाइस के बीच में जो एक कनेक्शन रहेगा वो कैसा होगा, वो समांतर क्रम होगा। और अगर हम बात करें वो कि जो मेन जहाँ से बिजली आती है, जिस भी जगह से बिजली बनेगी वहाँ से अगर हर एक गली के खंभे में जुड़ेगी, जैसे मान के चलो इधर एक जगह से यहाँ पे सप्लाई दिया जा रहा है, बराबर, यहाँ से सप्लाई दिया जाएगा, कई सारे गांव हैं, एक इधर का गांव है, एक इधर गांव है, एक ये गांव है, एक इधर गांव है, बराबर। इन गांव में सप्लाई दिया गया हो तो इसमें अगर किसी एक में फॉल्ट होगा तो खाली इसी गांव को पावर नहीं जाएगा, इधर गांव में पूरी तरीके से लाइट जाएगी, है ना। यहाँ पे एकदम लाइट फ्लो होता रहेगा, यहाँ पे बिजली नहीं कटेगी। पर अगर यहाँ पे फॉल्ट हुआ तो खाली यही कटेगा, है ना। तो जहाँ मेन सोर्स है वहाँ से लेके हर सिटी में जो एक डिस्ट्रीब्यूशन किया होता है तो उसका जिधर का मिस्टेक होगा वही खराब होगा। अब बात करें अगर किसी एक गांव को अगर ले लो, तो जैसे देखो कि किसी एक गांव की अगर हम बात करें कि ये गांव है, मान लो इसमें कई सारे घर हैं, है ना, कई सारे घर हैं। मैंने यहाँ से एक सोर्स है, इसका खंबा है कह लो, बिजली का खंबा। तो इस खंबे से एक घर में, इस घर में जाएगा मीटर, मान लो यहाँ मीटर लगा होगा, एक इसके मीटर में जाएगा, किसके और एक इसके मीटर में। तो अगर इस खंबे में कोई फॉल्ट होता है तो खंभे में मतलब अगर कुछ फॉल्ट होगा तो चार के चारों घरों में बिजली नहीं जाएगी, है ना, बिजली कट हो जाएगी, चार के चारों में कट हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसमें कौन सा क्रम लगा होगा, तो इसमें लगा होगा तुम्हारा वो श्रेणी क्रम संयोजन लगा होगा, क्योंकि एक का मिस्टेक तो सब गया, समझ में आ रहा है ना। और अब घर के अंदर की बात करो तो घर के अंदर में मीटर से अब हमारे बोर्ड से लेके कहाँ तक गया है, हमारे डिवाइसेस में, है ना। तो अगर मान लो इधर मीटर, एक मिनट, डिवाइस नहीं करते हैं, मीटर के बाद एक बोर्ड लगा होगा ना, जो ये बोर्ड, तो मीटर से बोर्ड में, तो मीटर से बोर्ड में अगर मीटर में कुछ दिक्कत तो बोर्ड भी खत्म, पूरा का पूरा पावर कट जाता है।
फिर बोर्ड के बाद अब अलग अलग डिवाइसेस लगे होंगे, है ना। पंखा होगा, इधर इधर एसी होगा, इधर ओवन होगा, जो भी हो, है ना, लाइट होगा। तो अगर इसमें कोई मिस्टेक तो ये पूरा कट, पर इसमें कोई मिस्टेक हुआ तो जो मिस्टेक होगा खाली वही कटेगा, बाकी दोनों चलते रहेंगे। तो अब तुम खुद बताओ कहाँ कहाँ कौन सा संयोजन लगेगा। तो चलो देखो, बोर्ड से डिवाइस के बीच में कौन सा संयोजन होगा, कमेंट करना। और जहाँ मेन सोर्स से लेके हर एक गाँव में कौन सा संयोजन होगा, कमेंट करना। और एक गांव का मेन जो खंबा होगा, उस खंबे से जो अलग अलग घरों में जा रहा है, उसमें कौन सा इन दोनों में से संयोजन लगा होगा। और मीटर से बोर्ड, बोर्ड से सब डिवाइस, बराबर कमेंट करना। बाकी इसमें कोई भी डाउट हो तो बताना, उसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसको सॉल्व कर देंगे, बराबर। अब इसमें रह गया है इसका तापीय प्रभाव के बारे में देखना। तो जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव मतलब हीटिंग इफेक्ट क्या है, तो उसको हम आगे देखेंगे, बराबर। चलो, तो आज के लिए इतना ही। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप।